से निकलने वाले इसके राजनीतिक जो प्रभाव हैं वो भी बहुत हद तक देशों की स्थितियों को बदलने वाले हैं। सबसे जो सकारात्मक प्रभाव वैश्वीकरण की प्रक्रिया का था वो लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया को बल मिला। और वैश्वीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होने के साथ ही लैटिन अमेरिका, पूर्वी यूरोप, रूस, एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे देशों में लोकतांत्रिक सरकारों का उदय हुआ, क्योंकि अब सुरक्षा के बजाय व्यापारिक हित विभिन्न देशों के फायदे में थे। और अमेरिका इत्यादि देश भी अब हथियारों की होड़ के स्थान पर अपने बाजारों की होड़ में लग चुके थे। इसलिए लोकतंत्र वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाने वाला एक मूलभूत राजनीतिक कारक है। इसलिए विभिन्न देशों में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया गया। दूसरा जो राजनीतिक प्रभाव है वो ये है कि वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप राज्यों की संप्रभुता का क्षरण हुआ है। विभिन्न राज्य अपने आंतरिक मामलों में, अपनी अर्थव्यवस्थाओं के मामले में, अपने नागरिक अधिकारों के मामले में पूरी तरह से संप्रभु थे। किंतु WTO से जो विभिन्न प्रकार के समझौते हुए हैं, उन समझौते के परिणाम स्वरूप अब अंतर्राज्यीय जो व्यापार है उनमें राज्य WTO के नियमों को मानने के लिए बाध्य हैं। विश्व व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से यदि उन्होंने ऋण लिया है तो उस ऋण को प्राप्त करने के परिणाम स्वरूप उन्हें उनके निर्देशों को मानना ही पड़ेगा। इस तरह से जो वेस्टफेलियन संधि के परिणाम स्वरूप जो 16वीं शताब्दी में राष्ट्र राज्यों की संप्रभुता का जो एक महान उदय हुआ था, वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने उस अवधारणा को क्षति पहुंचाई है। सैटेलाइट संचार व्यवस्था, इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से पैसे को बाहर से मंगाना और पैसा भेजना अब बहुत आसान हो गया है। सूचनाओं का आदान प्रदान तकनीक के माध्यम से होने के कारण अब राज्य के नियंत्रण से बाहर हो गया है। इस प्रकार से जो परंपरागत क्षेत्र में जो राज्य की सीमाएं थी, अब वे राज्य के नियंत्रण से सब बाहर हो गए हैं। और साथ ही एक और महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन यह भी आया है कि राज्यों की व्यक्तिगत संप्रभुता का क्षरण हुआ है, किंतु क्षेत्रीय संगठनों की भूमिका में बहुत वृद्धि हुई है। विभिन्न राज्यों ने अपने बाहर के दुष्परिणामों से बचने के लिए WTO इत्यादि से बार्गेनिंग कर सके वो, इसलिए उन्होंने अपने अपने स्तर पर शक्तिशाली क्षेत्रीय संगठनों का निर्माण किया है। चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, चाहे वो आसियान हो, ये दो तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन हैं। इसके अलावा ब्रिक्स है, सार्क है, जो इस्लामिक देशों का जो संगठन है, पैन अफ्रीकन एसोसिएशन है, ऐसे बहुत सारे संगठन अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्रीय एकता को बढ़ाने वाले बने हैं। एक और प्रभाव वैश्वीकरण का वो ये है कि राज्यों की क्षमता में भी वृद्धि हुई। एक तरफ हमने अभी बात की कि राज्यों की संप्रभुता का तो क्षरण हुआ है, किंतु राज्यों की क्षमता में एक प्रकार से वृद्धि भी हुई है। वो कैसे हुई है? राज्यों की जो संहारक क्षमता है वो काफी बढ़ गई, क्योंकि अब नए प्रकार के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो विभिन्न राज्यों के पास पहुंच गए। और यदि किसी राज्य के पास एक भी यदि न्यूक्लियर वेपन है, एक ही यदि परमाणु हथियार है, तो वो दुनिया को समाप्त करने के लिए काफी है। और क्योंकि जो परमाणु शक्ति जो है वो बहुत सारे राज्यों के पास पहुंच चुकी है, इसलिए परमाणु शक्ति संपन्न प्रत्येक राष्ट्र की क्षमता में वृद्धि हुई है।
और वह दूसरे राज्यों के साथ विनिमय करने की स्थिति में, बार्गेन करने की स्थिति में है। इसके साथ ही तकनीक ने भी राज्य की क्षमता में वृद्धि की है, क्योंकि अब राज्य के पास भी अपना विकसित सूचना तंत्र है, अपना जो गुप्त सूचना तंत्र है, जो तकनीक के कारण और ज्यादा मजबूत हुआ है। उसके जरिए राज्य का निगरानी तंत्र भी मजबूत हुआ है। अपने नागरिकों पर जो सर्विलेंस स्टेट की जो बात की जाती है, निगरानी वाले राज्य की बात की जाती है, या जो बायोमेट्रिक स्टेट की बात की जाती है, वो एक प्रकार के नए राज्य की संकल्पना का उदय है, जो राज्यों की क्षमता में वृद्धि करता है। तनाव प्रबंधन और संघर्ष समाधान ज्यादा आसान हो गया है, क्योंकि अब विभिन्न राज्यों के जो प्रधानमंत्री हैं, जो राज्यों के जो अध्यक्ष हैं, उनका संपर्क बहुत अधिक आसान हो गया है। बहुत जल्दी जल्दी शिखर सम्मेलन होते रहते हैं, और इन शिखर सम्मेलनों का जो आयोजन है, उसके कारण संघर्ष और तनाव के उत्पन्न होते ही उसके समाधान के प्रयास प्रारंभ हो जाते हैं। यदि इसके हम सामाजिक प्रभावों की चर्चा करें तो जो एकल परिवार हैं, उनका चलन बढ़ा है, और जो परंपरागत जो विचारधाराएं हैं, उन परंपरागत विचारधाराओं का प्रभाव कम हुआ है। तलाक के मामलों में वृद्धि हुई है, लैंगिक अपराधों में वृद्धि हुई है, और समाज जो है वो परंपरागत समाज के दायरे से बाहर निकल करके और एक आधुनिक समाज की तरफ तब्दील हो गया है। जो वैश्विक परिवहन में बेतहाशा वृद्धि हुई है, जो सिविल एविएशन है, जो नागरिक विमानन सेवा है, उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। बड़े बड़े जेट विमान, वो अत्याधुनिक क्षमता वाले जो उनके इंजन हैं, उनके कारण तीव्रगामी जो विमान सेवाएं हैं, वो तीसरी दुनिया के देशों में भी उपलब्ध हुई हैं, और अब एक देश से दूसरे देश को आना और जाना बहुत आसान हो गया है। और उसी के अनुपात में वस्तुओं का भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना आसान हो गया है। बड़े बड़े सामुद्रिक जहाजों के कारण वस्तुओं और व्यक्तियों की जो आवाजाही है वो बढ़ी है। इस प्रकार से वैश्विक परिवहन की जो क्षमता है, उसमें कई गुना वृद्धि हुई है। तकनीक तो मूल है ही, वैश्वीकरण के मूल में है। डिजिटल कंप्यूटर और इंटरनेट से भौगोलिक दूरी अब महत्वहीन हो गई है। मोबाइल फोन की जो दरें हैं, उनमें जबरदस्त गिरावट आई है। सूचना तंत्र का सार्वभौमीकरण हो गया है। आज हम घर बैठे बैठे पूरी दुनिया की सूचना अपने मोबाइल में प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से सूचनाओं का जो सार्वभौमीकरण है, वो वैश्वीकरण की एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना कही जा सकती है। एक और प्रभाव जो है वो वैश्वीकरण का कानूनी और नैतिक क्षेत्र में भी है, क्योंकि विभिन्न देशों में जो मानवाधिकार हैं, जो महिलाओं के अधिकार हैं, पर्यावरण के जो विभिन्न पक्ष हैं, और शांति संबंधी आंदोलन, ये अब राष्ट्रों की सीमाओं के भीतर के विषय नहीं रह गए हैं, पर इनका स्वरूप वैश्विक हो गया है। एक देश में मानवाधिकार के उल्लंघन की घटना पूरी दुनिया को प्रभावित करती है। विभिन्न क्षेत्रों के अपने सोशल फोरम बने हैं, जो विभिन्न गैर सरकारी संगठन हैं। पूरी दुनिया का वर्ल्ड सोशल फोरम है, जो कि वैश्विक न्याय आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। एक न्यायपूर्ण विश्व की स्थापना कैसे हो, वैश्वीकरण के जो दुष्परिणाम हैं, उन दुष्परिणामों को कैसे नेस्तनाबूद किया जाए, और एंटी ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया यदि हो सकती है तो क्या वो संभव है। ये नैतिक रूप में वैश्वीकरण का एक सकारात्मक प्रभाव सामने आया है।
एक विश्व नागरिक समाज का उदय इसके माध्यम से निश्चित रूप से संभव हुआ है। यौन जागरूकता, महिलाओं के जो विभिन्न विषय हैं उन्हें आसानी से अब विश्व के मंचों पर उठाया जाता है। वैश्विक महामारियां जो हैं, वैश्वीकरण का ये सर्वाधिक मारक जो प्रभाव है वो हम कोविड-19 के रूप में देख सकते हैं। और कोविड-19 ने सभी देशों को मिलकर के काम करने के लिए विवश कर दिया है। एक ग्लोबल पब्लिक हेल्थ गवर्नेंस की आवश्यकता अब पोस्ट पैंडेमिक युग में समझी जाएगी। पूरी दुनिया के साझे भविष्य के लिए कैसे साझी समृद्धि को सुनिश्चित किया जा सकता है। कोविड-19 से लड़ने के बाद की जो दुनिया होगी उनमें राष्ट्रीय सरकारों के कामों में अलग प्रकार से वृद्धि होगी। अभी हमने बात की थी कि लोक कल्याणकारी राज्य का पतन हुआ है, किंतु वैश्विक महामारियां यदि हकीकत बनती हैं आने वाले समय में, तो राष्ट्रीय सरकारों का दायित्व भी अनेक प्रकार से फिर से बढ़ जाएगा, क्योंकि चिकित्सा, स्वास्थ्य, टीकाकरण, नागरिकों के आवागमन को नियमित करना, सुनिश्चित करना, महामारी के काल में शिक्षा का प्रबंध करना, उद्योगों आदि पर ध्यान देना, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को राज्य के द्वारा ही संभाला जा सकेगा। इस प्रकार से वैश्विक महामारी वैश्वीकरण की देन है, किंतु इससे निपटने के लिए फिर से राष्ट्रीय सरकारों की क्षमताओं को मजबूती देनी पड़ेगी। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि वैश्वीकरण का जो मूल आधार है वो यद्यपि आर्थिक है, किंतु सभी प्रकार से इसके अनेक प्रकार से दुनिया में प्रभाव पड़े हैं। पर्यावरणीय इसका जो प्रभाव है उसकी चर्चा शायद हम नहीं कर पाए, वो रह गया है। पर्यावरणीय प्रभाव भी बहुत मारक है। पूरे ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, समुद्र में प्रदूषण, भूमि का बंजर होना, प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग, रसायनों का अत्यधिक उपयोग, मोबाइल और लैपटॉप से निकलने वाला जो रेडिएशन है वो पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं। इसी प्रकार से सांस्कृतिक जो प्रभाव है वो हम संक्षेप में बात कर लेते हैं। हम सब जानते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन और जो कंज्यूमर कल्चर को बढ़ावा मिला है वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप। अब वैश्वीकरण के विरोध में एक नई संरक्षणवादी की नीतियों को बढ़ावा मिलने लगा है, क्योंकि चीन की जो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था के कारण अमेरिका को यह लगने लगा है कि उसके उद्योगों को यदि संरक्षण नहीं दिया गया तो चीन वैश्विक बाजार पर हावी हो जाएगा। और चीन से डर के कारण आज बहुत सारे देशों में, बहुत सारे विकसित देशों में संरक्षणवाद की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, जो कि वैश्वीकरण की एक विरोधी अवधारणा है। 21वीं सदी के प्रारंभ में ही वैश्वीकरण की जो लिमिटेशंस हैं, जो सीमाएं हैं, वो सामने आ गई और संरक्षणवाद की जो प्रवृत्तियां हैं वो विकसित देशों ने प्रारंभ कर दी हैं। और संरक्षणवाद के अंतर्गत क्या होता है कि जो विदेशों के जो उत्पाद हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता है। आयात शुल्क में, विदेशी उत्पादों के आयात शुल्क में वृद्धि की जाती है और कोटा का निर्धारण किया जाता है। इसी प्रकार से घरेलू उद्योगों को सहायता देकर उनकी कीमतों में कमी लाई जाती है। साथ ही अपनी मुद्रा के मूल्य को विदेशी मुद्रा की तुलना में कम करके भी इसके आयात को महंगा बना दिया जाता है और निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाता है। इस प्रकार से बहुत सारे तरीके हैं जिसके कारण विभिन्न देश अपने घरेलू उद्योगों, घरेलू अर्थव्यवस्था को संरक्षित करने का प्रयास करते हैं। किंतु संरक्षणवाद की जो नीतियां हैं ये वैश्विक समझौतों का खुला उल्लंघन है और अमेरिका और चीन इत्यादि देश इन WTO के मानकों और समझौतों का पूरी तरह से
मनमाना उल्लंघन करते हैं। इस प्रकार जब वैश्विक समझौतों का जब उल्लंघन होता है तो अंततः व्यापार युद्ध का जन्म होता है और पूरे विदेशी उत्पादों के साथ भेदभाव के स्तर में वृद्धि होती है। डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति थे तब उन्होंने अमेरिका फर्स्ट की नीतियों को जोर शोर से लागू किया और उसका परिणाम यह होता है कि जब विभिन्न देशों में संरक्षणवाद पनपता है तो मांग और आपूर्ति में असंतुलन उत्पन्न होता है और विश्व आर्थिक मंदी की ओर जाने लगता है। अब हम बात करें एक पुस्तक की, द वर्ल्ड इज फ्लैट, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द 21st सेंचुरी। थॉमस एल फ्रीडमैन के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। थॉमस एल फ्रीडमैन एक नव उदारवादी और नव दक्षिणपंथी विचारक हैं। द वर्ल्ड इज फ्लैट अर्थात दुनिया सपाट है, यह वैश्वीकरण के ऊपर लिखी गई एक प्रमुख पुस्तक है और इस पुस्तक में फ्रीडमैन वैश्वीकरण के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करते हैं और वो ये कहते हैं कि आज का अब जो युग है आर्थिक क्षेत्र में मतलब इतनी समानता आ गई है कि अब किसी भी प्रकार का कोई भी आर्थिक उबड़ खाबड़पन है वो सारा समाप्त हो गया है। पूरी दुनिया में एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा का भाव पैदा हो गया है, केवल श्रम को छोड़ करके, और जहां भी पूंजी है वहां पर प्रतिस्पर्धा है। यह जो दुनिया जो फ्लैट हुई है, इस फ्लैटनिंग के जो कारण है उसको गिनाते हुए फ्रीडमैन ये कहता है कि 10 फ्लैटनर्स हैं। इनमें से पहला जो दुनिया को सपाट करने वाली जो घटना है वो बर्लिन की दीवार का गिरना, जो कि पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी इन दोनों के मध्य साम्यवाद का प्रतीक एक दीवार थी। जब 11 सितंबर 1989 को जिस दिन ये बर्लिन की दीवार गिरी, उस दिन को एक प्रतीक माना गया विभिन्न दोनों पक्षों की दुनिया को एक होने का। और अन्य जो 9 फ्लैटनर्स हैं वो तकनीक के बढ़ते प्रभाव से संबंधित हैं, जैसे कि नेटस्केप है, वर्क फ्लो सॉफ्टवेयर है, ऑफशोरिंग है, आउटसोर्सिंग, सप्लाई चेनिंग, इनसोर्सिंग, इंफॉर्मेशन एंड स्टेरॉइड्स। ये सारे के सारे जो शब्द हैं जो तकनीक से जुड़े हुए शब्द हैं और इनके कारण दुनिया में संचार की आबाद आवाजाही हुई है, विभिन्न सेवाओं की जो आबाद आवाजाही हुई है और दुनिया के जो विभिन्न आर्थिक कार्य हैं वो ज़्यादा आसान हो गए हैं। और अंत में हम यदि इस नक्शे के माध्यम से यदि हम विभिन्न आंकड़ों को यदि जानने का प्रयास करें तो 2017 का ये एक आंकड़ों को दर्शाने वाला एक मैप है जो ये बताता है कि दुनिया के विभिन्न देश किस सीमा तक अपने आप को वैश्वीकरण के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को ओपन कर पाए हैं। ट्रेड ओपननेस 2007, और इसमें यह हम साफ दिखाई दे रहा है हमें कि जो उत्तरी अमेरिका है जो कि वैश्वीकरण का सबसे बड़ा नेता है और सबसे बड़ा पक्षधर है, उसने केवल 20% से थोड़ा अधिक अपनी अर्थव्यवस्था को खोला है। इसी प्रकार से ब्राजील एक ऐसा देश है जिसने कि अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत कम खोला है। बाकी कनाडा है, मेक्सिको है, पूरा अफ्रीका का जो क्षेत्र है, पश्चिमी यूरोप है और मध्य एशिया है, ये सारे देश तेजी से इन्होंने अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं को खोला है। भारत के नक्शे में हम हल्का एक मीडियम हरा रंग देख रहे हैं, जिसका अर्थ ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था भी 40 से 50% के बीच में खुल चुकी है। कुल मिलाकर के गहरा हरा रंग और 50% की सीमा में आने वाला जो हरा रंग है वो इस पूरे नक्शे में हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। केवल लैटिन अमेरिका का एक बड़ा भाग और उत्तरी अमेरिका, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं, इस भाग को यदि छोड़ दिया जाए तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया में पूरी दुनिया में
तेजी से वृद्धि हुई है। और इसी के साथ ही धन्यवाद।